अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है उसमें एक बुर्क़े वाली ख़ातून है और बाजू में ही जो है एक नौजवान है। असल में ये दोनों हैं मियाँ बीवी। आज हम आपको इनका पूरा केस सुनाते हैं और इसी के साथ में हम आपको ये बताते हैं कि कभी भी वन साइड बात सुनकर हमने भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों तरफ की बात सुनकर हमने सही से तहक़ीक़ करना चाहिए और जो मसाइल ऐसे पैदा होते हैं वो क्यों पैदा होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो बहन है बुर्क़े वाली, इनका कहना ये है, इन्होंने जो है हैदराबाद के एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी एक यूट्यूब जो चैनल चलता है न्यूज़ का, उनके रिपोर्टर से ये कहा कि देखो, बोले ये जो साहब है ये मेरे शोहर है, इनका नाम है मोहम्मद रिज़वान, और मोहम्मद रिज़वान जो है वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वो मुझे ये कह रहे हैं कि तू देखने में सही नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है। इसके लिए बोले मोहम्मद रिज़वान ने मुझे जो है छोड़ दिया है और उन्होंने मोहम्मद रिज़वान के अगेंस्ट में पुलिस के अंदर केस भी दर्ज कर दिया है। ये हमारे आपा जान का बयान है। उसके बाद चलते हैं मोहम्मद रिज़वान की तरफ। वो सेम चैनल वालों ने मोहम्मद रिज़वान से भी मुलाकात की तो मोहम्मद रिज़वान ने कहा कि देखो, वो जो है हमारे बीवी है, निकाह हुआ है, और उन्होंने उसमें ये जुमला इस्तेमाल किया कि मैंने छोड़ दिया हूँ, तो जाइए उनसे सवाल पूछिए कि क्या मैंने उनको उनके घर पे ले जाकर छोड़ा था। वो बकरीद के वक्त में उनके वालिद साहब आए बाज़ाब्ता हमारे घर पे मेहमान बनकर, खाना वाना खाए इज़्ज़त के साथ में, और उसके बाद में फिर वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर गए कि देखो हमारे यहाँ बकरीद का ज़रा बड़ा प्रोग्राम होता है, हम उसके 8-15 दिन बाद लाकर बेटी को छोड़ देंगे। वो अपने साथ बेटी को लेकर गए 15 दिन के लिए, और लाकर छोड़े नहीं उन्होंने। बजाय लाकर छोड़ने के हमको इस तरीक़े से बदनाम किया जा रहा है, हमारे बारे में इस तरीक़े से वीडियो बनाए जा रहे हैं, और हमारे अगेंस्ट में उन्होंने पुलिस में केस भी दर्ज कर दिया है। अब रहा मसला, जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं कि मैंने उनको कहा आप देखने में ऐसे है वैसे है, ये बात सरासर गलत है। मैंने कभी ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया हूँ, बल्कि इन्होंने अगर समझो उनको इस तरह से शिकायत भी थी तो मेरे से बात करना था कि मैंने उनको कब कहा है, किस तरह कहा है, क्योंकि आप तो बकरीद का बोल के घर पर गए और आपने डायरेक्ट हमारे अगेंस्ट में केस बुक कर दिए। अब उसके बाद में वो जो रिपोर्टर साहब थे वापस वो औरत के पास में गए, जो हमारे आपा जान बैठे हुए हैं बुर्क़े में, उनके पास, और उन्होंने ये कहा कि देखो हम मोहम्मद रिज़वान के पास गए थे। तो मोहम्मद रिज़वान का कहना ये है कि भाई तुम ही उनके घर से जब गए तो तुम्हारे पूरे ज़ेवरात, पैसा वगैरह सब कुछ लेकर गए और किसी को बोले नहीं आपने, जबकि आप ये बोल कर गए कि बकरीद के लिए जा रहे हैं। तो बोले, और आपने पहले कहा था कि उन्होंने छोड़ दिए। बोले हाँ, हम ही चाहे थे बोले बकरीद के लिए, क्योंकि उन्होंने हमको बदनाम कर दिए। बदनाम, तो वो न्यूज़ वालों ने उनसे कहा कि बदनाम, उन्होंने तो बदनाम जैसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रिज़वान ने तो ये कहा है कि तुम बकरीद का बोलकर अपने घर पे आए और आने के बाद अब आप ही बोल रहे हो कि उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने में और ख़ुद शोहर के घर से अपने घर पे आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोले नहीं, मैं आ गई क्योंकि मुझे ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो मोहम्मद रिज़वान से पूछे कि ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। तो अब ये पूरे केस का हम आपको डिटेल्स बताते हैं, ऐसे मसाइल क्यों होते हैं। फिर और ज़्यादा हमने जब डिटेल्स पता किए तो मैं साथ में एक हॉल की तस्वीरें भी जोड़ रहा हूँ। ये वो फंक्शन हॉल है जहाँ पे मोहम्मद रिज़वान और ये जो लड़की है, इन दोनों का निकाह हुआ था। आप ये हॉल देखिए, ये हॉल जो है कम से कम लाखों रुपये इस हॉल का रोज़ाना का चार्जेस है, लाखों रुपये। ऐसे हॉल में इनके निकाह हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार, लाखों रुपये निकाह पे ख़र्च करके तुम लोग निभाने को तैयार नहीं हैं आपस में जो है। मैं इसीलिए बोलता हूँ हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स करो, इसीलिए ये ऐसे लाखों रुपयों के हॉल में आप लोग शादियाँ करने तैयार हैं, लेकिन 2 महीने का दूल्हा दुल्हन कोर्स करने का टाइम नहीं है आपके पास। 2 महीने का दूल्हा दुल्हन का कोर्स करोगे ना तो सबको उसके हुकूक पता चलेंगे, बीवी को शोहर के, शोहर को बीवी के।
ये करने के बाद आपको पता चलेंगे, उसके बगैर पता चलने वाले नहीं हैं। वो करो। उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है 2 महीनों की, हर महीने की 500 रुपये फ़ीस है बस। यहाँ आप लाखों का हॉल कर रहे हो, ये हॉल देखो ना आप। और अब ऐसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, शादी होके 5 महीने भी नहीं हुए, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में केस दर्ज कर दिए और ज़बरदस्ती के एलिगेशंस लोग एक दूसरे पे लगा रहे हैं। चलिए अब हम इस केस की पूरा इसका ऑपरेशन करते हैं कि ये केस में एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे शुरुआत इस केस के प्रॉब्लम्स की यहाँ से होती है कि लड़की को यही पता नहीं है कि मेरे शोहर के मेरे ज़िम्मे क्या क्या हुकूक़ है। शोहर के जो हुकूक़ होते हैं वो मालूम ही नहीं है उसको, बल्कि वो जो लड़की है वो अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर, अपनी बहनों के बहकावे में आकर अपने ही शोहर के अगेंस्ट में खड़ी हो चुकी है। मैंने देखा उसके साथ उसकी बहन भी थी इंटरव्यू के वक्त में, सिर्फ बहकावे में आकर, बहकावे में कि उन्होंने उसको वरगलाया उसके शोहर के ख़िलाफ़, उसके शोहर के अगेंस्ट में। तो वो बेचारी भी खड़े हो गई इंटरव्यू देने के लिए और केस दर्ज करने के लिए। तो प्रॉब्लम हमारे समाज का सबसे बड़ा, हम दूल्हा दुल्हन कोर्स में यही सिखाते हैं कि देखो आज के ज़माने में मसले मसाइल मियाँ बीवी के नहीं हैं, मसले मसाइल है वो रिश्तेदारों के, जिन रिश्तेदारों को जलन और हसद की वजह से आपका रिश्ता पसंद नहीं है। मैं मेरे एक शागिर्द का वाक़या आपको सुनाता हूँ। मेरा एक शागिर्द, उसका निकाह हुआ, माशाल्लाह वो अपने बीवी की बहुत खिदमत किया करता था, बीवी की हर ख्वाहिश तमन्ना फरमाइश पूरी किया करता था। लेकिन फिर भी उसकी बीवी उसके अगेंस्ट में, उसने उसके अगेंस्ट में केस दर्ज करा ली। तो मैंने तहकीकात किया केस क्यों दर्ज कराई, तो पता चला कि वो जो लड़की थी उसकी बड़ी बहन, उसकी जो बड़ी बहन है, उसने निकाह से पहले अपनी बहन के लिए एक दूसरा रिश्ता देखी थी। यानी उसके जो साड़ू है, बड़े साड़ू, उन्होंने अपनी साली के लिए, वो चाहते थे कि उनका एक नौकर है उसको जो है उसके ससरे साहब ये लड़की दे दे, मगर ससरे साहब ने वो साड़ू के नौकर को जो है लड़की नहीं दिए। तो साड़ू साहब ऐसे जल भुन के आग में काले पीले उदय नीले गुलाबी हरे जो है वो हो गए और उन्होंने कसम खा ली कि इसका जहाँ पे भी निकाह होगा मैं दोनों मियाँ बीवी को आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रहने दूंगा, मैं इनमें तलाक करा के रहूँगा। उसने कसम खा लिया वो बड़े साड़ू ने। इसी वजह से उनके घर में अंगार लगाने के वास्ते उसने अपनी बीवी से कहा, यानी उसकी बड़ी बहन से, कि देख अगर तूने तेरे बहन का घर नहीं तोड़ी तो मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। और वो उसको मारने पीटने लगा, उसकी अपनी बीवी को, ताकि वो उसके बहन के घर में झगड़े लगा सके। और यही हुआ उस केस के अंदर कि मेरा जो शागिर्द था वो, उसकी बीवी ने ज़बरदस्ती, तो मैंने हमारे शागिर्द से पूछा, मैं बोला भाई तू क्या तकलीफ़ दे रहा था बीवी को? बोले मौलाना मैंने ये तकलीफ़ दिया कि मैं मेरे हाथ से निवाले बना के उसके मुंह में खिला रहा था, हर चीज़ मैं उसको लाकर दे रहा था, मैंने उसको ये तकलीफ़ दिया। ज़बरदस्ती कोई मसला नहीं है। फिर मैं भी गया वहाँ पे, मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं चलता तुम्हारे ससुराल में, अपन बात करेंगे जाके वहाँ पे। अब हम वहाँ पे गए, हम दरवाजे के बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, हमारा शागिर्द साथ में है, वो बहन जो है उसकी, वो बहन फूलन देवी, वही आई दरवाजे के अंदर। हाँ बोलो क्या मसला है? मैं बोला भाई वो बात करने का था तुम्हारे अब्बा से, और वो इनकी जो अहलिया है उसको भी ज़रा पर्दे में बात पूछने का था कि भाई क्या मसला है, तूने केस क्या वजह से की और क्यों जो है, तुमको क्या तकलीफ़ क्या थी? मतलब तकलीफ़ किसे कहते हैं? अगर शोहर फिज़िकली मार रहा है, पीट रहा है या गाली गलौज कर रहा है, उसको तकलीफ़ कहते हैं। हाँ तुम कौन होते हैं यहाँ पे आने वाले? तुम उसके बाप है क्या? तुम उसके दादा है क्या? अरे मैं उसका उस्ताद हूँ भाई। उसके अब्बा ने बोले मुझे कि मौलाना तुम ज़रा बात करो तो मसला कुछ सॉल्यूशन निकलेगा बोल के, मेरा शागिर्द है वो। हाँ तो तुमको चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहन है वो, हम हमारा देख के लेंगे, ये बहुत मस्ती में आया हुआ है बोले। इसकी माँ ने ऐसा बोली थी मेरे बहन को, उसकी बहन ने वैसा बोली थी। मैं बोला भाई चलो ठीक है, उसकी माँ ने बोली थी ना, उसकी बहन ने बोली थी, हम उसको माँ से बहन से दोनों से अलग कर देते हैं, तुम्हारी बहन को वो सेपरेट घर लेके रहने के लिए तैयार है। नहीं तुम आओच मत बोले बीच में, उनकी तो मस्ती निकालती बोले मैं ऐसा करती। मैं बोला देखो मस्ती निकालने के चक्कर में तुम तुम्हारे बहन का घर बर्बाद कर रहे हो, नहीं तो करने दो ना बोले, करने दो, हमारी बहन है वो, हम उसका घर बर्बाद कर रहे हैं ना, तुमको क्या तकलीफ हो रही? तुम्हारा तो घर बर्बाद नहीं हो रहा ना, तो तुम काहे को यहाँ पे चौधरी बन के आ गए बोले।
मैं बोला देखो खाला, असल मसला चौधरी का या गुत्तेदार का या ठेकेदार का नहीं है, मसला एक्चुअल में किसी के घर जोड़ने का है। मेरा यही काम है, मैं यही काम करता, यही धंधा है मेरा, यही बिजनेस है मेरा। और मुझे क्योंकि अभी जो अपने ज़्यादा करीब वाला है ना, तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है आदमी को कि भाई उसके साथ में ऐसा सुलूक हो रहा, क्योंकि हमको उनके अखलाक मालूम है, किरदार मालूम है, और वो हम उसको भी पहचानते हैं ना अच्छी तरह से। नहीं बोले तुम सीधा चले जाओ बोले यहाँ से, हाँ तुम ज़्यादा जो है बोलो मत ये मसले के अंदर। मैं तो बताती बोले उसकी माँ को भी, उसके बहन को भी, इसको भी, उसको भी, और उसके पूरे गली को भी, उसके पूरे महल्ले को भी। मैंने नहीं, अगर पुलिस की ऊदी गाड़ी लेकर आई और पूरे महल्ले को उसमें भर के लेकर गई तो फिर मुझे बोलना बोले। अब उसके बाद में या ऐसे धौंस, ऐसे दम दाटिया होने के बाद में मैंने हमारे शागिर्द से कहा, मैंने कहा कि भाई अब जब तक हम तुम्हारी बीवी से बात नहीं करेंगे तो मसला हल होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में हमने किसी तरीक़े से उसकी अहलिया से जो है, उसकी जो बीवी थी, जब पता चला कि उसकी बहन नहीं है और कोई नहीं है, तो उसने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन उठाने के बाद हमने उसको स्पीकर पे किए और हमारे वो शागिर्द ने अपनी बीवी से कहा कि सिर्फ 1 मिनट बोले हमारे मौलाना की बात सुनो, बस 1 ही मिनट। तब मैंने वो लड़की से कहा, मैंने कहा देखो बेटा, ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी तुमको गुजारने का है, तुम्हारी बहन को नहीं गुजारने का है। उसको ऑलरेडी जो है गंजेटी, नशेड़ी, 2 नंबरी, रसगुल्ला, क्या बोलते गर्दुल्ला, वो तो मिले हुआ है। मैं बोला उसका जो मर्द है ना, तुम्हारा जो भाईजान है तुम्हारे, 1 नंबर का गंजेटी है वो, उसको जुए के, सट्टे के और उसके बगैर जमता नहीं है। तो वो उसको क्या मालूम है, उसको ना दीन मालूम है, ना उसको धर्म मालूम है, ना कुरान मालूम है, ना हदीस मालूम है। उसको तो खाली बस कश मालूम है, कश, बस उसके अलावा तो उसको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो रही है। तुम्हारा जो शोहर है यार, बेचारे को गाय छाप जर्दा भी नहीं मालूम है, विमल गुटखा तो बहुत दूर की बात है, वो तो अकाबिर के लेवल के लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके ऊपर जो मिराज है वो उससे और आला दर्जे के जो लोग होते हैं, एकदम मुतकद्दिमीन में जिनका शुमार होता है, वो मिराज गुटखे के लेवल के रहते। फिर अकाबिर के लेवल पे आने के बाद आदमी विमल गुटखे तक पहुंचता है। और गाय छाप जर्दा जो है वो एकदम इब्तदाई जो तुल्लाब होते हैं, जिन्होंने अभी जो है जो मराहिल तय करने वाले, वो तो अभी गाय छाप जर्दे तक भी नहीं पहुंचा हुआ है यार। वो तो अभी उसको गाय छाप जर्दा भी नहीं मालूम है, और तुम जो है उसके साथ में ऐसा सुलूक कर रही हो, बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। अरे वो बेचारा तबलीग में लगा हुआ भोला भाला सीधा सादा इंसान है यार, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही जो है, सुबह उठ गए तो उसको ये टेंशन रहता कि फ़लाने की मुलाकात को जाने का है, और फ़लानी मस्जिद में फ़लाने गाँव की जमात है तो ज़रा उनके साथ तालीम में बैठना है, और वो फ़लानी जमात को फ़लाने देहात का रुख मिल गया था तो वहाँ एक साथी की तबीयत ख़राब है तो उसको दवा गोली ले जाकर देना है। ये बेचारा तो सुबह से शाम तक वो टेंशन में है। ऐसा शोहर जो है ना, मैं बोला तुमको, अगर तुमने स्कैनर मशीन लेके भी पूरी दुनिया में ढूंढे तो नहीं मिलने वाला, तुमको पूरी दुनिया में भी नहीं मिलने वाला है ऐसा, पूरी दुनिया में। एक बात याद रखो, मैंने कहा मैं तुमको साफ लफ्ज़ों में सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम्हारे साड़ू ने, तुम्हारा जो भवनी है, भाईजान है तुम्हारा, यानी हमारे शागिर्द का जो साड़ू है, सिर्फ उसको खुन्नस इस बात की है कि उसने पहले अपने नौकर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मगर तुम्हारे बाप ने देने से इनकार किया। अब बाप ने इनकार किया तो उसके चूँकि दुम पे पहुँ पड़े हुआ है, उसका ईगो हर्ट हो गया हुआ है, वो ऐसा तिल मिला गया हुआ है, एकदम ऐसा तिल मिला गया हुआ है कि उसको ऐसी पूरी अंगार लग गई हुई है नीचे से ऊपर तक के मेरे ससुरे ने मेरे लाए हुए रिश्ते को रिजेक्ट करके दूसरे रिश्ते के ऊपर जो है मेरी साली का रिश्ता कैसे तय कर रहा है। इसलिए ऐसा जल भुन के उसने कसम खाई भी है कि वो तुम्हारे दोनों के बीच में तलाक लगाएंगा। अगर तुमको तुम्हारे ज़िंदगी का भला चाहिए तो तुम फ़ौरन इमीडिएटली अपने शोहर के घर पे वापस आ जाओ, नहीं तो मैं बोला कुछ नहीं, मैं तुमको ऐसे ऐसे इबरत, कोई कुछ फ़ायदे का नहीं है, कुछ ही से नहीं। मैंने उसको समझाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके समझ में आ गई वो बात, और वो समझ में आने के बाद माशाअल्लाह वो लड़की जो है फ़ौरन, मैंने कहा कि अभी इसी वक्त तुम तैयार रहो, ये जनाब आ रहे हैं वहाँ पे रिक्शा लेकर, और फ़ौरन इनके साथ में तुम आ जाओ। और वो दोनों गए हुए थे कहीं पे, फूलन देवी और उसका जो हस्बैंड था डाकू भैरव सिंह, दोनों मिलके कहीं तो भी गए हुए थे, साड़ू और उसके जोरू। अब ये दोनों जब गए हुए थे तो फिर ये जनाब रिक्शा लेके पहुँचे,
बीवी फ़ौरन रिक्शे के अंदर आ गई और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर आबाद हो गया। और मैंने फिर बाद में जाके भी समझाया, मैंने कहा देखो मेरा तजुर्बा है ये, जो मियाँ बीवी में भी झगड़े लड़ाई होते हैं ना, खाली रिश्तेदार लड़ाते हैं उनको, रिश्तेदार अपनी भड़ास निकालने को। कभी बहनें अपने बहनों को वरगलाती भड़काती, क्यों? क्योंकि वो खुद अपने बहनों का अच्छा देख नहीं पाती। उनको लगता है हमारी बहन बहुत सुख में है, आराम से है, अकेली है, और इनके घर में जो है पूरा ऐसा गोंदड़ रहता है, ऐसा पूरा गोंधड़, पूरा ऐसा 50 लोगों का, 10-10 लोगों का, 50 लोगों का खाना पकाना पड़ता। मर्द उसमें गंजाटी, नशेड़ी, रसगुल्ला, गर्दुल्ला उस टाइप का अगर है, रोज़ रात को मार रहा, ठोकरा, खुंदल रहा ना, तो उसको पूरी ऐसी अंगार लग गई हुई रहती कि मेरी बहन इतना सुख में कैसा है, उसको मैं कैसा उसके जो है घर को बर्बाद करूँ बोलकर। तो हम ये सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कि देखो फोकस आपने इस पे करना चाहिए। तो ये जो केस हुआ, इस केस के अंदर भी ऐसा ही है, ये केस में भी ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बहन पीछे से लुकमा दे रही, भौनई पीछे से लुकमा दे रहा, वो लड़की के माँ बाप भाई कोई नज़र आने को तैयार ही नहीं उसमें। तो देखो ये हमारे समाज का प्रॉब्लम है। वो बेचारी को मालूम ही नहीं है कि जो शोहर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है उसका हक़ क्या होता है। वो अगर उसको पता चलता ना तो वो अपने बहन की नहीं सुनती थी, अपने भौने की नहीं सुनती थी। और ऐसे ही वो जो शोहर भी है मोहम्मद रिजवान, उसको भी अगर ये पता होता कि मेरे बीवी का क्या हक़ है, तो वो अपने इतने दिनों में बीवी को वो हिसाब से जब लेकर चलता ना, तो वो अपने बीवी के सारे हुकूक़ को अदा करता, तो बीवी उनके बहकावे में ही नहीं आती थी। ये दोनों केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है एक्चुअल में। तो यही हम दूल्हा दुल्हन कोर्स में सिखाते हैं। तो मुझे अफसोस इसलिए हुआ ये केस के अंदर, मैं तो दुआ करूंगा क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा हुआ गया नहीं उनके दरमियान में, खाली दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला दोनों को वापस मिला दे। और मेरी आवाज़ अगर मोहम्मद रिजवान साहब और उनकी अहलिया तक पहुंचती है तो भाई देखो तुम दोनों भी जो है ना मिल जाओ, और मेरी तरफ से मुफ्त में तुमको दूल्हा दुल्हन कोर्स की पेशकश, तुम दोनों एडमिशन ले लो और 2 महीने का कोर्स पूरा करो। हैदराबाद के अंदर सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां ऑलरेडी हमारा ये कोर्स कर चुके हैं, सैकड़ों, 1-2 नहीं बोल रहा हूं मैं। हर महीने हैदराबाद से कम 20 से 22 स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ हैदराबाद के होते हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर, और इतने खुश है वो। अभी मैं हैदराबाद गया था हमारे एक रिश्तेदार के दुख्तर के निकाह के अंदर, तो मैंने वहाँ पे जो है देखा कि सबसे ज़्यादा मुझे दावत देने वाले हमारे स्टूडेंट्स वही थे, किसी के वहाँ नाश्ते में, किसी के वहाँ खाने में, कि मिलने में। और मैं गया भी कुछ स्टूडेंट्स के घर पे, मैंने नाश्ता वगैरह भी किया, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अब अगले बारी को मैं अगर हैदराबाद आऊँ तो मोहम्मद रिजवान साहब और उनकी दुख्तर वो भी तैयार रहें हमारी मेहमान नवाजी के लिए। अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये कोर्स करो आप। और बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, भाई इस कोर्स के अंदर एडमिशन लो, दाखिला करो। देखो मैंने नीचे मेरा नंबर दिया है, 1 अक्टूबर से यानी हर महीने की पहली तारीख को ये कोर्स शुरू होता है। तो वो शुरू होने से पहले इसमें एडमिशन लो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पुरसुकून बनाओ। कुरान हदीस की रोशनी में एक दूसरे के हुकूक़ को सीखो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी जन्नत बनेगी, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।